इस भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं प्रशांत चुरहे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूक्रेन पर क्रिसमस से पहले ही इस युद्ध के समझौते का दबाव बढ़ा दिया है। ट्रंप ने जेलेंस्की को अब जल्द से जल्द पुतिन से समझौते की चेतावनी दे दी है। तो वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला पर ट्रंप ने जमीनी हमले अब शुरू करने का आदेश दे दिया है। अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल टैंकरों को कब्जे में ले रखा है और इससे भड़के हैं अब पुतिन, और उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से फोन पर कह दिया है कि डरने की अब जरूरत नहीं, मैं हूं ना। पुतिन के साथ तुर्की के एर्दोआन, पुतिन के साथ ईरान के मसूद पजेश्कियन, पुतिन के साथ तुर्कमेनिस्तान के सरदार, पुतिन के साथ वेनेजुएला के निकोलस मादुरो। पुतिन को मिल गई 50 देशों की पावर। पुतिन का पावर शो देख सुपर पावर की हवा खराब। रूस यूक्रेन युद्ध समझौते में जितना वक्त लग रहा है, पुतिन उतना ही फायदा उठाते जा रहे हैं। पुतिन अपना वॉर ग्रुप मजबूत बनाते जा रहे हैं। पुतिन यूक्रेन को तेजी से रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पुतिन ने सुपर पावर का पेच इतना कस दिया है कि ट्रंप तिलमिला रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पुतिन के आक्रामक रुख को देखते हुए तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी भी कर दी है। वर्ल्ड वॉर का ये डर यूरोप के देशों को सता रहा है। विश्व युद्ध के खौफ में खाड़ी के कई देश हैं, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध का सिग्नल दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सुप्रीम लीडर ने दे दिया है। वो युद्ध के लिए रेडी हैं, लेकिन अमेरिका को अंदाजा नहीं कि उसे 1-2 नहीं, कम से कम 5 वॉर जोन में पुतिन से टकराना होगा। क्योंकि जहां भी अमेरिका बारूद बरसा रहा है, वहां रूस ताल ठोकने लगा है। रूस यूक्रेन युद्ध जैसी आग कई दूसरे महाद्वीपों में भी भड़क सकती है। रूस अमेरिका में सीधा टकराव सिर्फ एक गलती भर की दूरी पर है। रूस यूक्रेन युद्ध के तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो जाने की वजह खुद ट्रंप ने बताई है, जिसके साथ अब वेनेजुएला अमेरिका के युद्ध में पुतिन ने एंट्री लेकर वर्ल्ड वॉर का सायरन बजा दिया है। इसी तरह एशिया महाद्वीप में रूस ने चीन के साथ एटमी बम वर्षक के साथ जब सैन्य अभ्यास किया, तो उसके जवाब में अमेरिका ने जापान के साथ जंगी ट्रिलर दिखा दिया है। इन सब से अलग उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ट्रंप का सिरदर्द बढ़ाने का ऐलान कर रहे हैं। मतलब ये है कि बारूदी तेवर सिर्फ दिखावटी नहीं, मामला सीरियस है, बहुत सीरियस। मगर ट्रंप काउबॉय हैट पहनकर कूल दिखने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप अपने चेहरे पर शिकन जाहिर न करने की लाख कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ अलग है। वॉर ट्रैप में उलझे ट्रंप होपलेस होते जा रहे हैं, क्योंकि युद्ध रुकवाने के उनके दावे न सिर्फ एक के बाद एक गलत साबित हो रहे हैं, बल्कि अब तो उन पर युद्ध भड़काने के भी आरोप लगने लगे हैं। ये अमेरिकी नेवी के हथियार हैं, मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं, सुपर स्टैलियन हेलीकॉप्टर, यूएस नेवी की बैटलशिप। वेनेजुएला के करीब दक्षिणी प्यूर्टो रिको के पास अमेरिका ने हथियारों की तैनाती कर रखी है। इनके साथ यहां अमेरिकी नौसेना के 2 सैन एंटोनियो क्लास एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक जहाज देखे गए। कैरेबियन सागर में अमेरिका लगातार हमले कर रहा है। समुद्री जहाजों के साथ ही अब ट्रंप ने वेनेजुएला पर जमीनी हमले का ऑर्डर दे दिया है। Now we're starting by land, and by land is a lot easier, and that's going to start happening. And we're not going to have people destroying our youth, destroying our families. Forget about youth, everybody. ट्रंप के जमीनी हमले के आदेश का जवाब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने दिया है। मादुरो ने कहा कि उन्हें डराने, धमकाने और ब्लैकमेल करने की कितनी भी कोशिश की जाए, वो सब बेअसर साबित होंगी। Sabemos dónde estamos parados y estamos parados sobre tierra firme y estamos construyendo el modelo de sociedad hermosa que se merece nuestro pueblo. Porque no es un hombre, es un país entero, es una república, es una historia grandiosa.
अमेरिका ने वेनेजुएला के एक तेल टैंकर को कब्जे में लिया। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पामेला बॉन्डी ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें अमेरिकी सैनिक अपने विमान से जहाज के डेक पर उतरते हैं और शिप के कंट्रोल एरिया में जाकर उसे जब्त कर लेते हैं। ट्रंप ने इस एक्शन की जमकर तारीफ की। अमेरिका ने दावा किया कि उसने वेनेजुएला और ईरान से आ रहे तेल टैंकर पर जब्ती वारंट लागू किया है। अमेरिका ने जिस तेल टैंकर को कब्जे में लिया उसका नाम ऑयल सुपर टैंकर स्कीपर है। फिलहाल ये दक्षिणी कैरेबियन सागर में ग्वाडेलोप द्वीप से लगभग 33 किलोमीटर दूर है। तेल टैंकर पर 1.85 मिलियन बैरल क्रूड लदा हुआ है। वेनेजुएला ने तेल टैंकर पर अमेरिका के कब्जे को समुद्री डकैती कहकर निशाना साधा। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पेड्रिनो लोपेज ने अमेरिका को धमकी दे दी है। De imposición de la fuerza para apropiarse de cosas que no les pertenece, de recursos que no les pertenecen. Nos preguntamos desde aquí, desde Venezuela, ¿qué será de la vida de los tripulantes de esos buques? Que son empresas privadas. वेनेजुएला अब तक ट्रंप के हमलों और धमकियों से बैकफुट पर था, लेकिन निकोलस मादुरो को जब से पुतिन का फोन आया है, उनकी जान में जान फिर लौट आई है। मादुरो ने पुतिन से फोन पर हुई बातें खुद सबको बताई। मादुरो ने घोषणा की कि वो रूस वेनेजुएला के रिश्तों का महाजश्न मनाने जा रहे हैं। 2026, próximo año, de lo que va a ser la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel, la Comisión Mixta Rusia-Venezuela, número 20 en Caracas, Venezuela, para celebrar। अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य अभियान को ड्रग तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन का नाम दिया। हालांकि जिस तरह की सैन्य तैयारी और हथियारों की तैनाती है, उससे साफ है कि ट्रंप ने मादुरो को सबक सिखाने का प्लान बना रखा है। अमेरिका के 8 युद्धपोत पहले ही वेनेजुएला फ्रंट पर तैनात हैं। अमेरिका ने 6000 से ज्यादा मरीन मादुरो के खिलाफ तैनात कर रखे हैं और अब यूएसएस गेराल्ड फोर्ड और उसके स्ट्राइक ग्रुप को भेजा गया है, जिसमें 5 विध्वंसक युद्धपोत, 4500 अतिरिक्त मरीन भी शामिल हैं। उधर वेनेजुएला ने 5000 से ज्यादा एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को अमेरिका के लड़ाकू विमानों को मारने के लिए अब तैयार कर लिया है। 10,000 अमेरिकी सैनिकों के साथ जंगी जेट, मिसाइलें, डिस्ट्रॉयर, बम वर्षक वेनेजुएला के उत्तरी तट के सामने आ डटे हैं, जिसे देखने के बाद निकोलस मादुरो ने युद्ध के लिए ट्रंप को ललकार दिया है। मादुरो ने धमकी दी है कि ट्रंप का नया खेल वेनेजुएला के साथ अब नहीं चलेगा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने रूस से मिले सभी हथियारों को जंगी अखाड़े में भेजने के ऑर्डर दे दिए हैं। मादुरो ने यह भी कहा कि ट्रंप उन पर परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगा नहीं सकते, इसीलिए झूठी क्राइम स्टोरी गढ़ करके युद्ध शुरू कर रहे हैं। No pueden decir que estamos construyendo un arma nuclear. No pueden decir que tenemos misiles apuntando a las ciudades de Estados Unidos. No lo pueden decir, ¿verdad? Y como no pueden decirlo, se inventan un relato extravagante, vulgar, criminal y totalmente falso। मादुरो ने अमेरिका के इरादों को भांप लिया है। उन्होंने युद्ध के लिए रेडी होने का ऐलान किया है। रूस से मिले हथियारों की तैनाती भी कर दी गई है। वेनेजुएला ने अमेरिका से लड़ने के लिए 5000 एंग्ला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें, S-300 डिफेंस सिस्टम, टैंक बटालियन और तोपों को उत्तरी तट पर तैनात किया है। वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये इत्मीनान दिलाया है कि वो युद्ध शुरू करने वाले हैं। ट्रंप ने धमकी दी है कि वो ड्रग तस्करों के सफाए का ऑपरेशन चला रहे हैं। युद्ध की नौबत नहीं आने वाली। Well, I don't think we're going to necessarily ask for a declaration of war. I think we're just going to kill people that are bringing drugs into our country. Okay? We're going to kill them. You know, they're going to be like dead. Okay? मगर ट्रंप की ये दलील किसी के गले नहीं उतर रही, क्योंकि अमेरिका ने जिन हथियारों को फ्रंट पर तैनात किया है वो ऐसे हैं जो सर्वनाश मचाने वाले हैं।
सबसे ज्यादा डर तो गेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप का है। ये एटमी जंगी बेड़ा वेनेजुएला को अकेले भस्म कर सकता है। हालांकि ट्रंप का वादा तो ये है कि वो लिमिटेड ऑपरेशन चलाकर ड्रग फैक्ट्रियां और तस्करों को तबाह करने वाले हैं, जबकि मादुरो मानते हैं कि अमेरिका युद्ध भड़काकर उनके तख्ता पलट की कोशिश कर रहा है। ट्रंप लंबे वक्त से निकोलस मादुरो पर आरोप लगाते रहे हैं कि वो ड्रग तस्करों पर भी कार्रवाई नहीं कर रहे। ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला के ड्रग तस्कर अमेरिकी पीढ़ियों को नशे के जाल में फंसाकर बर्बाद करना चाहते हैं। ट्रंप ने 1 महीने में वेनेजुएला के कथित ड्रग तस्करों की नावों पर कैरेबियन सागर में ताबड़तोड़ मिसाइल हमले करवाए हैं। इस ऑपरेशन में अब तक 45 से ज्यादा तथाकथित ड्रग तस्कर मारे गए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर 5 करोड़ का इनाम तक रखा हुआ है। निकोलस को अमेरिका कितना बड़ा दुश्मन मानता है, ये उन पर रखे इनाम से ऐसे ही समझा जा सकता है कि सुपर पावर ने आतंकी आका ओसामा बिन लादेन के सिर पर रखे इनाम से 2 गुनी रकम मादुरो के लिए लगा रखी है। यानी ट्रंप मादुरो को किसी भी हाल में बख्शने वाले नहीं हैं। वेनेजुएला फ्रंट पर सुपर एक्टिव ट्रंप को अगर खतरा है तो सिर्फ पुतिन से, क्योंकि मादुरो को बचाने के लिए अब वो आगे आ चुके हैं। 29 दिसंबर से पहले कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और इसका इशारा नेतन्याहू ने कर दिया है। नए साल से 2 दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री की अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होने वाली है और व्हाइट हाउस में होने जा रही इस बैठक को ऐसे युद्ध की मीटिंग माना जा रहा है जो 2026 में पूरी दुनिया को जला सकती है। से पहले डोनाल्ड ट्रंप और बेन्यामिन नेतन्याहू की मीटिंग ने ईरान से लेकर रूस और लेबनान से लेकर यमन तक सायरन बजाना शुरू कर दिया है, क्योंकि खामनेई से लेकर पुतिन और हमास, हिजबुल्लाह से लेकर हूथी मिलिशिया तक सबको मालूम है कि जब व्हाइट हाउस में मिल बैठेंगे 2 जिगरी यार तो फिर तय होगी वर्ल्ड वॉर। 29 दिसंबर को इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर होंगे और इस दौरान उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग फाइनल हो चुकी है। जब यूक्रेन युद्ध का आखिरी फैसला करीब नजर आ रहा है और ज़ेलेंस्की पर सरेंडर का खतरा मंडरा रहा है, तब गाजा में हमास के साथ युद्ध विराम करने वाला इजराइल अब लेबनान में लगातार बमबारी कर रहा है और ईरान के साथ उसकी टक्कर, या यूं कहें कि दूसरा युद्ध बहुत करीब नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग में 2026 का नया फ्रंट पक्का किया जा रहा है? अब दुनिया के किस हिस्से में उसका दुश्मन जलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और बेन्यामिन नेतन्याहू ही जानते हैं। 29 दिसंबर को नेतन्याहू और ट्रंप के बीच मीटिंग को लेकर कई धमाकेदार कयास लगाए जा रहे हैं। क्या 2026 में गाजा के बाद वेस्ट बैंक में इजराइल का युद्ध वाला ऑपरेशन तेज होने वाला है? क्या 2026 में लेबनान और इजराइल बॉर्डर जलेगा और हिजबुल्लाह के साथ अब आर पार का युद्ध होगा? क्या 2026 में यमन बनेगा वॉर जोन और अमेरिका इजराइल मिलकर हूथी मिलिशिया को कुचल डालेंगे? क्या 2026 में ईरान इजराइल की जंग फिर शुरू होगी और नेतन्याहू इसी के लिए सबसे सीक्रेट मीटिंग करने अमेरिका जाने वाले हैं? So now opportunities for peace are there. We tend to exploit them. I'm going to discuss them with President Trump when I meet him later on this month. डोनाल्ड ट्रंप और युद्ध खत्म करने वाला उनका जुनून और उसका नतीजा दुनिया लगातार देख रही है। वो यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने में पूरी तरह नाकाम रहे। 2026 में भी
यूक्रेन की जंग जारी रहेगी, इसके सबूत बनकर नए नए वीडियो रोज सामने आ रहे हैं। गाजा में युद्ध विराम वाले दावों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे ये लोग हमास के विरोधी लड़ाका ग्रुप हैं। ये गाजा के उस हिस्से में आराम से ऑपरेट कर रहे हैं जहां इजराइल का कब्जा अब भी बना हुआ है। इस लड़ाका ग्रुप ने आखिरी दम तक हमास से लड़ने की कसम खाई है और यही लड़ाका ग्रुप अब हमास को खत्म करने के बाद खुद गाजा पर हुकूमत करना चाहता है। सबसे खास बात यह है कि इजराइल इस लड़ाका ग्रुप का समर्थन कर रहा है। ये बात नेतन्याहू ने जून 2025 में ही बता दी थी, लेकिन हमास को पूरी तरह रोकने में फेल रहे इजराइल ने अब उसके दुश्मन ग्रुप का साथ देने का फैसला किया है। हालांकि हमास ने इस ग्रुप के लीडर यासुर अबी शबाब को पहले ही खत्म कर दिया है, यानी हमास ने नेतन्याहू के प्लान बी को तगड़ा झटका दिया है। अब इस लड़ाका ग्रुप का सरगना बना है गसान दुही ने और उसने कसम खाई है कि हमास को खत्म करके ही दम लेगा। ما بعد وقف اطلاق النار لانه حماس كانت تدعي انه احنا ميليشيات او عصابات تعمل مع الجيش الاسرائيلي اثناء الحرب. اليوم احنا بنقول لا، احنا مش ميليشيات، احنا قوة عسكرية متواجدة على الارض. احنا مش ميليشيات، احنا الادارة. احنا اليوم साफ नजर आ रहा है कि हमास से लड़ने के लिए नेतन्याहू ने गाजा में अब नया मिलिशिया तैयार कर लिया है। ऐसे में गाजा में एक बार फिर ऐसा युद्ध शुरू हो चुका है जिसमें हमास विरोधी गुट को इजराइल ने पूरी मदद दी है और गाजा में फिर खून बहेगा। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग में गाजा, यमन, सीरिया, लेबनान और ईरान सब पर बात होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नेतन्याहू का अगला हमला कहां होगा, क्योंकि नेतन्याहू बार बार ये कसम खा रहे हैं कि जब तक इजराइल के दुश्मनों को खत्म नहीं कर लेंगे वो खामोश नहीं बैठेंगे। वैसे नेतन्याहू को खामोश करने वाली सबसे बड़ी ताकत अब इजराइल का वो करप्शन केस बन चुका है जिसमें उनकी बार बार पेशी हो रही है और नेतन्याहू इजराइल के राष्ट्रपति से माफी देने की अपील भी कर चुके हैं और इसके लिए ट्रंप से पैरवी करने की डिमांड भी कर चुके हैं। ट्रंप भी जब इजराइल गए थे तो वहां की संसद में भाषण के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू की पैरवी की थी। I have an idea, Mr. President. Why don't you give him a pardon? Give him a pardon. ट्रंप ये भी जानते हैं कि इजराइल की पब्लिक में नेतन्याहू को लेकर गुस्सा भरा हुआ है और उनके भ्रष्टाचार के केस को लेकर इजराइल की जनता लगातार प्रदर्शन करती आ रही है। इसीलिए ट्रंप नेतन्याहू को बचाने के लिए औपचारिक रूप से दखल देंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। Been coming here almost once a week throughout Benjamin Netanyahu's trial to make sure that the trial continues, to express our dismay, and especially today after Bibi Netanyahu, without pleading guilty, without taking responsibility. And we won't let him to run away from his crimes and from sitting in jail. We know that Trump is asked to exonerate him, but Trump is not an Israeli. We have a legal system, and according to our legal system, there is no such thing as requesting to cancel your files in the courts. इसमें कोई शक नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की मीटिंग में कुछ बड़ा जरूर होगा और इसीलिए अमेरिका और इजराइल के दुश्मन इस वक्त 29 दिसंबर की मीटिंग को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। क्या 2026 में गाजा के बाद वेस्ट बैंक में इजराइल का युद्ध वाला ऑपरेशन तेज होगा? क्या 2026 में लेबनान और इजराइल बॉर्डर जलेगा और हिजबुल्लाह के साथ अब आर पार का युद्ध होगा? क्या 2026 में यमन बनेगा वॉर जोन और अमेरिका इजराइल मिलकर हूथी मिलिशिया को कुचल डालेंगे? क्या 2026 में ईरान और इजराइल की जंग फिर शुरू होगी
और नेतन्याहू इसी के लिए सबसे सीक्रेट मीटिंग करने अमेरिका जाने वाले हैं। लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए कि इजराइल का मकसद पूरी तरह लेबनान को गाजा बनाने का होगा, जबकि ईरान की कोशिश होगी कि किसी भी तरह हिजबुल्लाह की बची हुई ताकत को बचा लिया जाए। इसीलिए लेबनान के साथ साथ इजराइल में ईरान के साथ युद्ध का भी सायरन लगातार बज रहा है और नेतन्याहू बार बार बता रहे हैं कि इजराइल को कोई हरा नहीं पाएगा, चाहे जितना भी दम लगा ले। What we will always insist upon is that the sovereign power of security from the Jordan River, which is right here, to the Mediterranean Sea, which is right there, that will always remain in Israel's. सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलट और अब वहां जुलानी की हुकूमत कायम होना, ये नेतन्याहू की बहुत बड़ी जीत माना गया है। खुद ईरान इससे इनकार नहीं करता, लेकिन अब ईरान के सामने गाजा के साथ साथ लेबनान का भी ऐसा फ्रंट है जहां एक्टिव होना बहुत जरूरी हो गया है। लेबनान में हिजबुल्लाह की लीडरशिप को खत्म किया जाना और वहां लगातार कमांडरों पर हमले से ईरान भी घबराया हुआ है और अब तेल अवीव और तेहरान के बीच सीधा तनाव देखा जा रहा है। इसीलिए दिसंबर के ये बचे हुए दिन बहुत अहम हैं। इस दुनिया में किसी ना किसी कोने में या तो युद्ध के हालात बने हुए हैं या फिर ऐसा तनाव बना हुआ है जो किसी भी वक्त युद्ध में तब्दील हो सकता है और ये खतरा वहां लगातार मंडरा रहा है। 29 दिसंबर को नेतन्याहू और ट्रंप जब मिलेंगे तो 2026 को लेकर बहुत सी तस्वीर साफ होगी और इस पर पुतिन के साथ साथ खामनेई की सबसे तीखी नजर बनी रहेगी। पुतिन ने पूरे यूरोप में खौफ फैला दिया है। पुतिन ने साफ साफ कह दिया है कि अब यूरोप का नंबर आ चुका है और अगर उन्होंने कोई गलती की तो कोई सलामत नहीं बचेगा। पुतिन की इस धमकी ने ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस में खलबली मचा रखी है। सबको लग रहा है कि अगर पुतिन से सीधा मुकाबला हुआ तो क्या होगा। ब्रोकोस्क पर पुतिन का कब्जा हो चुका है। ब्रोकोस्क के बीचों बीच रूस की फौज ने तिरंगा फहरा दिया है। कोहरे में ढका यूक्रेन का ये पूर्वी शहर पुतिन का सबसे ताजा शिकार बना है। ब्रोकोस्क की जीत का ऐलान खुद पुतिन ने किया है और वो भी फौज की वर्दी पहनकर। पुतिन ने अब दुनिया को अपना युद्ध वाला फॉर्मूला बता दिया है। पुतिन का जंगी फॉर्मूला साफ है। अगर जेलेंस्की ने सरेंडर नहीं किया तो यूक्रेन हाफ होगा और यूरोप पूरा साफ होगा। पुतिन ने अपना टारगेट चुन लिया है। यूरोप की 3 बड़ी पावर को पुतिन बख्शेंगे नहीं। इसका सिग्नल पुतिन साफ साफ दे रहे हैं। पुतिन ये भी बता रहे हैं कि उनका निशाना चूकेगा नहीं, चाहे वार कैसे भी किया जाए। Здесь не может быть никаких сомнений. Только вопрос в чем? Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, что очень быстро. Это же не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько, так, чтобы, понятно, да? Это не война в прямом современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться.
पुतिन की वार्निंग ने पूरे यूरोप में कोहराम मचा दिया है। प्रोकोस्क में जीत को लेकर पुतिन इतना ज्यादा जोश में है कि वो किसी भी वक्त रूस की सेना को यूरोप की तरफ कूच करने का ऑर्डर दे सकते हैं। पुतिन ने यूरोप के देशों को बहुत बड़ी वार्निंग दी है। पुतिन ने कहा है कि अगर यूरोप ने रूस के खिलाफ युद्ध शुरू किया तो वो जवाब देने के लिए तैयार हैं। पुतिन ने वार्निंग दी है कि अगर यूरोप युद्ध शुरू करता है तो सब कुछ इतनी जल्दी खत्म होगा कि बातचीत करने वाला कोई नहीं बचेगा। पुतिन का दावा है कि यूक्रेन में रूस सिर्फ सर्जिकल ऑपरेशन कर रहा है, यानी एक दायरे में जंग हो रही है। उन्होंने कहा है कि अगर यूरोप के साथ सीधी जंग हुई तो रूस पूरी ताकत से जवाब देगा और सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा। जर्मनी के विदेश मंत्री ने 25 नवंबर को दावा किया था कि रूस अगले 4 साल में किसी नेटो देश पर हमला कर सकता है, लेकिन पुतिन के इरादे देखकर लगता है कि रूस शायद इतना लंबा इंतजार ना करे। Ну, европейцы не молчат, они обижаются, что их как бы отстранили от ведения переговоров, но хочу отметить, что их никто не отстранял. Они сами отстранились. Они же в какое-то время, у нас был с ними тесный контакт, потом они резко оборвали контакты с Россией. Это была их инициатива. Почему они это сделали? Потому что они взяли на вооружение тезис нанесения России стратегического поражения и живут до сих пор, судя по всему, в этих иллюзиях. यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 4 साल होने वाले हैं और पुतिन की वार्निंग के बीच दूसरा सच ये भी है कि रूस अभी तक यूक्रेन पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाया है। इसकी वजह है यूक्रेन को मिलने वाली मदद, जो नेटो देशों से कीव तक पहुंच रही है। यूरोप का दावा है कि अगर पुतिन यूक्रेन जीतेंगे तो फिर यूरोप टारगेट बन जाएगा। यूरोप पर अब यूक्रेन को भड़काने का इल्जाम लग रहा है और इसीलिए पुतिन बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने कहा है कि यूरोप के देशों ने खुद ही रूस से बातचीत के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो अब सुलह समझौता नहीं चाहते बल्कि लंबा युद्ध करना चाहते हैं। पुतिन ने जब से यूरोप पर निशाना साधा है, जेलेंस्की के होश उड़ गए हैं। उन्हें लग रहा है कि पुतिन पूरे यूरोप को पीछे धकेलकर अब यूक्रेन पर फाइनल असॉल्ट करने जा रहे हैं। Between us, it's very difficult to comment the words of leader of Russia because he really